हेलो फ्रेंड्स, आज हम वित्तीय विवरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रबंध लेखांकन का ये दूसरा अध्याय है। वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तक जो आप बनाते आए हैं वो उनमें अब कंपनी अधिनियम 1913 के अनुसार कई चेंजेज उसमें हो गए हैं। तो अभी अनुसूची 3 के अनुसार इनको हमको तैयार करना पड़ता है। तो ये जो वित्तीय विवरण है इनको किस प्रकार से हम तैयार करें। तो वित्तीय विवरण एक प्रकार से किसी भी संस्था की, किसी भी व्यवसाय की आईज होती हैं, आंखें कहलाती हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही हमको ये पता चलता है कि उस संस्था की क्या स्थिति है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या कंपनी के असेट्स है, क्या कंपनी की लायबिलिटीज़ हैं, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस कैसे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट कैसा है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के माध्यम से ही मिलती है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम जो हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो लेन देन होते हैं पूरे वर्ष भर, उन लेन देनों को लिखने का एक प्रकार से क्रम है। उनको अकाउंटिंग नियमों के हिसाब से उनको लिखा जाता है और लिख करके उनको हम यहाँ पर तैयार जो है वो करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लेंगे वित्तीय विवरणों का अर्थ और उद्देश्य। उसका अर्थ क्या है? तो वित्तीय विवरण, जैसे आपको बताया कि वित्तीय लेखांकन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का लास्ट स्टेज है। जब हमने अकाउंट्स तैयार कर लिए, लिख लिए, हमने सारे लेन देनों को, हमें अलग अलग जो बुक्स हैं उसमें लिख लिया, उसके बाद में हम ये वित्तीय विवरण हम तैयार करते हैं। तो इन वित्तीय विवरणों के अंतर्गत एक प्रकार से कंपनी के सारे जो डिटेल्स होती हैं, सारी सूचनाएं होती हैं, उनके एक प्रकार से उनका सार इसके अंतर्गत जो है वो आ जाता है। तो एक वित्तीय विवरण जैसा परिभाषा है कि वित्तीय विवरण एक निश्चित समय पर संस्था की वित्तीय स्थिति तथा एक समयावधि की क्रियाओं के परिणामों का चित्रण है। कि वित्तीय विवरण में जो है किसी भी व्यावसायिक संस्था के जो वित्तीय लेखे होते हैं उनका सारांश होता है। इसमें उस कंपनी की क्या संपत्तियां हैं, क्या दायित्व हैं, क्या पूंजी है, क्या जो है वो अलग अलग जो सूचनाएं हैं वित्त से संबंधित, वो सारी सूचनाएं इसके अंतर्गत हमको प्राप्त होती हैं। इस वित्तीय विवरण के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 13 की धारा 240 के अनुसार इसमें क्या क्या विवरण हमको तैयार करने पड़ते हैं, तो उसकी एक सूची ये हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले इसमें आती है बैलेंस शीट, चिट्ठा। तो चिट्ठा हमको बनाना पड़ता है। इस चिट्ठे के अंतर्गत उस उपक्रम की समस्त संपत्तियां और दायित्व जो है उनकी वित्तीय स्थिति का विवरण होता है। सामान्यतया वर्ष की जो वित्तीय वर्ष की जो अंतिम तिथि होती है, जैसे 31 मार्च है, हर वित्त वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। तो 31 मार्च को उस कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है, क्या असेट्स है, क्या लायबिलिटीज़ है, क्या दायित्व है, क्या कंपनी के जो है वो प्रॉफिट वगैरह है, वो सारी सूचनाएं इसके अंतर्गत हमको मिल जाती है। तो स्टेटमेंट एक प्रकार से ये कंपनी की वित्तीय स्थिति का विवरण हम इसको कह सकते हैं। दूसरा आता है लाभ हानि का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हर व्यापारी, हर व्यवसायी अपना लाभ हानि ज्ञात करना चाहता है। तो लाभ हानि विवरण के अंतर्गत कंपनी को साल भर में कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त हुआ, क्या क्या उसकी आय हुई और क्या क्या उसके खर्चे हुए, उसका रिजल्ट हम निकालते हैं, डिफरेंस, वो कंपनी का आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है। फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। अब ये कंपनियों के लिए बहुत ज़रूरी कर दिया गया रोकड़ प्रवाह विवरण। कई बार क्या होता है कि बैलेंस शीट को देखने से हमें ये पता नहीं चलता कि कंपनी के पास साल भर में कितना कैश आया, कहाँ से कैश आया, कहाँ कैश गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा गड़बड़ कैश में होती है। करप्ट सबसे ज़्यादा, कपट भी जो है वो कैश के अंतर्गत, गबन भी कैश के अंतर्गत होते हैं। तो इसलिए उस उपक्रम की रोकड़ जो है, कैश या कैश के इक्वालेंट, रोकड़ के तुल्य जो कई सोर्सेज हैं और कई जो उनके यूजेज हैं वो क्या क्या हैं, कि कंपनी के पास पैसा कहाँ कहाँ से आया और कहाँ कहाँ पैसा गया, इसका पूरा विवरण इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा हमको मिल जाता है। फिर हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एकीकृत वित्तीय विवरण। तो ये जो मान्यता प्राप्त स्कंद विपणि में जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनको व्यक्तिगत विवरणों के अतिरिक्त एक अलग से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार करना पड़ता है। ये उन्हीं को करना पड़ता है जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। फिर है समता में परिवर्तनों का विवरण। इसी प्रकार से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी, ये भी जिस कंपनी पे लागू होता है उसी को तैयार करना पड़ता है। फिर है नोट्स ऑफ अकाउंट्स, उस ऊपर जो हमने स्टेटमेंट तैयार किए हैं, जैसे बैलेंस शीट तैयार की है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है या वित्तीय एकीकृत वित्तीय विवरण बनाया है, जो भी टिप्पणियां हमने की हैं, जो भी हमने बनाया है, जैसे चिट्ठा है, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह, एकीकृत वित्तीय विवरण, समता में परिवर्तन का विवरण, ये जो विवरण हमने बनाए हैं इनमें कई चीज़ों की मद के अंतर्गत टोटल अमाउंट तो दे दी, लेकिन उसकी डिटेल क्या है,
उस वो मद में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसके संबंध में टिप्पणियाँ तैयार की जाती हैं। तो वो टिप्पणियाँ इसमें नीचे लिखी जाती हैं। जैसे फिक्स्ड असेट्स है, अब फिक्स्ड असेट्स में आप कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड काम में ले रहे हैं, आपने बिल्स रिसीवेबल है उन पर क्या आपके वो तरीका है, क्या नियम आपने अपनाया है, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आपने कैसे किया है। तो ये सारी चीज़ें उसमें टिप्पणियों में आती हैं जो नीचे देनी पड़ती है। फिर आती है एक्सप्लेनेटरी नोट्स, व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ। इन वित्तीय विवरणों के अंत में कुछ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ भी दी जाती हैं, फुट नोट्स इसमें दिए जाते हैं। जैसे अभी आपको बताया कि ह्रास की विधि है, इसका मूल्यांकन की विधि है, संदिग्ध दायित्व कौन से हैं, कैपिटल रिजर्व कौन से हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉसेज कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अंतर्गत देनी पड़ती है। इसके बाद आता है कि लेखांकन प्रमापों के अनुसार भी हमको ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं। अब जैसा आपको पता है कि देश में हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो लागू किए गए हैं, और समय समय पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे जैसे लेखांकन में परिवर्तन होता है, नई नई तकनीकें आती हैं, नए नए कोई आइटम्स आते हैं, नई नई मदें आती हैं। जैसे अब साइबर का युग है, इंटरनेट का युग है, सारे लेखे इंटरनेट से ऑनलाइन होते हैं, सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो उनकी ऑडिटिंग कैसे करें, उनकी जांच कैसे करें, खातों की जांच तो हो जाती थी। तो ऐसे समय समय पर कई प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। उन परिवर्तनों के हिसाब से उन परिवर्तनों पर उनका लेखांकन कैसे किया जाए उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, उनको तैयार करके उनको अप्रूव किया जाता है, और उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो चीज़ें खाते तैयार किए जाते हैं। तो इसी तरह से इसमें जैसे रोकड़ प्रवाह विवरण है, इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार, व्यवसाय के भौगोलिक खंडों के बारे में खंड प्रतिवेदन दिया जाता है, लेखांकन प्रमाप 17 के अनुसार दिया जाता है, एकीकृत विवरण लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 और 23 के अनुसार होता है। तो अलग अलग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से इनको तैयार किया जाता है। तो ये तो था वित्तीय विवरणों का अर्थ एक प्रकार से। अब इनकी विशेषताएं क्या है, तो विशेषताएं मोटी मोटी तो इनके अर्थ से ही आपको समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार का इनकी विशेषताएं हो सकती हैं। तो सबसे पहला जैसे आता है अभीष्ट उपयोगकर्ता। वित्तीय विवरण उनके लिए होते हैं जिनका व्यावसायिक संस्था में हित होता है, किसी कंपनी में जिसका हित होता है वही उनका उपयोग जो है वो कर पाएगा। तो व्यवहार में उस व्यवसाय में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ और आशय से जिनका परिचय होता है वही इनका उपयोग करते हैं। फिर है ऐतिहासिक प्रकृति कि वित्तीय विवरण जो होते हैं वो भूतकाल की सूचनाओं के आधार पर बनाए जाते हैं, और ये उन भूतकाल की सूचनाओं के आधार पर टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग की जाती है, जिनके आधार पर वो भविष्य के लिए निर्णय लेते हैं। तो ये भावी विनियोक्ताओं और लेनदारों द्वारा भविष्य के लिए आधार के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनके लिए एक बेस जो है वो बताया जाता है। तकनीकी शब्दावली। वित्तीय विवरण तकनीकी प्रक्रिया अर्थात लेखांकन की उपज है। इसमें कई प्रकार के तकनीकी शब्दों का उपयोग जो है वो किया जाता है, जिनका अलग अलग व्याख्या और अर्थ जो है आगे हम आपको बताएंगे। संक्षिप्तीकरण और वर्गीकरण। लेखांकन क्रियाएं, व्यवसाय में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनकी मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि एक एक आइटम को, एक एक घटना को, एक एक मद को हम इन अकाउंट्स में वित्तीय विवरणों के अंतर्गत नहीं दिखा सकते। इसलिए उनका संक्षिप्तीकरण किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है और इस प्रकार से बताया जाता है ताकि कि उनको सक्षम हो सके, उसको सही निष्कर्ष पाठक उसके बारे में सही निर्णय ले सके। मुद्रा में व्यक्त करना, मनी टर्म्स। जितने भी व्यावसायिक लेन देन होते हैं उनको मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि जिन लेन देनों की मुद्रा में माप संभव नहीं है उनको इसमें हम नहीं दिखाते। विभिन्न मूल्यांकन विधियाँ। अब चिट्ठे में उपलब्ध जितनी भी मदें होती हैं उनकी मूल्यांकन की विधियाँ एक समान नहीं होती, उनकी अलग अलग होती है। जैसे रोकड़ चालू विनिमय मूल्य पर होती है, प्राप्य विपत्र शुद्ध वसूली मूल्य पर होता है, स्कंद का जो मूल्यांकन होता है वो लागत या बाजार मूल्य में जो भी कम होता है उस पर होता है। स्थायी संपत्तियों को जो है लागत में से डेप्रिसिएशन घटा करके दिखाया जाता है। तो इनके मूल्यांकन की विधियाँ सबकी अलग अलग होती हैं। उपार्जित आधार पर ज़्यादातर जो वित्तीय विवरण होते हैं वो रोकड़ आधार के बजाय उपार्जित आधार पर बनाए जाते हैं, यानी कोई इनकम आपने अर्न कर ली है तो उसको पुस्तकों में दिखाया जाएगा, चाहे आप उसको प्राप्त वो अगले साल हो, 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो। लेकिन यदि इस वित्तीय वर्ष में आपने कोई पैसा कमा लिया है तो वो आपकी इस वर्ष की इनकम मानी जाएगी, चाहे आपने प्राप्त कभी भी करें। इसी तरह से व्ययों के बारे में है, लेकिन व्यय जो है वो नहीं चुकाए गए हों तो वो इसमें शामिल नहीं करें। वित्तीय विवरणों के उद्देश्य। अब इसमें उद्देश्य क्या है विशेषताओं के बाद में, तो वित्तीय विवरणों के उद्देश्य जो है जैसा बताया कि वित्तीय विवरण जो है व्यवसाय की जन्म कुंडली है।
जैसे एक व्यक्ति की जन्म कुंडली देख करके हम उसका पूरा अनुमान लगा लेते हैं कि इसका कैसा व्यवहार है, कैसा नेचर है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या ये कार्य कर सकता है, भविष्य इसका क्या है। तो उसी तरह से वित्तीय विवरण भी एक प्रकार से व्यवसाय की जन्म कुंडली है। किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके, समझ करके, उनका विश्लेषण करके हम उस कंपनी के बारे में अनुमान, काफ़ी हद तक हम अनुमान लगा सकते हैं। बाहरी जो परिस्थितियाँ होती हैं वो समय समय पर अलग हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आज कोई कंपनी की बैलेंस शीट बहुत साउंड है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे हैं, उसका व्यवसाय का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे चाइना वार चल रहा है तो अब इस कारण से अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी बाज़ार में उसका मूल्य कंपनी का कम ज़्यादा हो सकता है, तो अनसर्टेनिटी बहुत होती है। तो वित्तीय विवरण जो है, इनको बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है एक संस्था की वित्तीय स्थिति, निष्पादन और रोकड़ प्रवाह के बारे में सूचना देना है, ताकि जो विभिन्न उपयोगकर्ता है वो कंपनी अपने आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी हो। अब कंपनी में किसका हित होता है? कंपनी में शेयर होल्डर का हित होता है, कंपनी में सरकार का हित होता है, सरकार टैक्स वसूल करती है, जो लेनदार होते हैं उनका हित होता है, वो कंपनी को उधार माल देते हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं जिनका कंपनी से लेन देन है उनका हित होता है, जो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां होती हैं जो कंपनी को पैसा उधार देती हैं, उनका इसमें इंटरेस्ट होता है, जो दीर्घकालीन ऋणदाता होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, तो इन सब का उस कंपनी में हित होता है। जो व्यक्ति कंपनी में पैसा लगाता है, चाहे उसने लोन के रूप में दिया हो, चाहे उसने शेयर्स खरीदे हों, किसी भी रूप में यदि उसने चाहे उसने कंपनी को माल दिया हो, तो हर तरह से वो कंपनी को देखना चाहता है कि कंपनी जिसमें मैंने पैसा लगाया है वो कंपनी कैसी प्रोग्रेस कर रही है, किस प्रकार से वो कंपनी चल रही है और किस प्रकार से वो कंपनी चलेगी आगे, भविष्य उसका किस प्रकार है, मेरा पैसा कंपनी समय पर वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये उसके उद्देश्य जो होते हैं, संक्षेप में हम इनको इस तरह से देख सकते हैं। जैसे एक संस्था के आर्थिक संसाधनों एवं दायित्वों के बारे में वित्तीय संबंध उपलब्ध कराना, तो जो संस्था का कंपनी है उसके बारे में वित्तीय संबंध उपलब्ध कराना। फिर परिचालन लाभों का वित्तीय स्थिति पर प्रभाव दर्शाना, कि जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होते हैं उनका कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये भी हमको देखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनके कारण जो उसको प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें परिचालन लाभ ऐसा नहीं है कि जैसे कंपनी ने मान लो खूब पैसा हो गया और कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तो कंपनी को प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो कंपनी जिस वस्तु का व्यवसाय करती है, जैसे कंपनी कपड़ा बनाती है, कपड़े की प्रोसेसिंग करती है, प्रिंटिंग करके डाइंग करके उसको जो है प्रोसेस करके बेचती है, तो कपड़े की प्रोसेस डाइंग करने के प्रोसेस से उसको जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन यदि संपत्ति बेचने से, शेयर्स के इन्वेस्ट करने से जो प्रॉफिट होता है वो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, वो एक तरह से नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कहलाएगा। फिर वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्षकारों को पर्याप्त एवं संबंधित सूचना प्रदान करना, जैसा भी आपको बताया कि जिन व्यक्तियों का कंपनी में हित होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, उन पक्षकारों को पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध कराना, ये भी वित्तीय विवरणों का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। उसके उपरांत व्यवसाय की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करना, कि व्यवसाय जो है उस व्यवसाय की सही फाइनेंशियल पोजीशन प्रस्तुत करना। जैसा भी आपको बताया इसका अर्थ में ही कि वित्तीय विवरण जो है किसी कंपनी के आँख होते हैं, यानी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट को, जैसे 31 मार्च को कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, वित्तीय स्थिति कैसी है। फिर भावी क्रियाकलापों का आधार प्रस्तुत करना, कि ये जो कंपनी की बैलेंस शीट है, ये जो फाइनल अकाउंट्स हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इनके आधार पर भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी भविष्य में क्या प्रोग्रेस करेगी, कंपनी का भविष्य कैसा है, ब्राइट है या डाउनग्रेड है। यदि कंपनी उत्तरोत्तर पहले के वर्षों से लगातार वृद्धि करती आ रही है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी भविष्य में भी आगे प्रोग्रेस करेगी। और यदि डाउन ट्रेंड है तो उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की स्थिति आगे भी डाउन होने की स्थिति बन सकती है। तो ये कंपनी के वित्तीय विवरण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में एक बेसिक जानकारी आपको जो है दी है, जिसमें वित्तीय विवरणों का अर्थ जो है वो क्या है, इसके उद्देश्य जो है वो क्या है और इनकी क्या विशेषताएं हैं
और उसके उपरांत इनके उद्देश्य जो इसके जो है वो मुख्य उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य इसके क्या है, इनके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।